हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेवयार्ड वॉइसेस पर। दोस्तों, कभी कभी हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि उन रहस्यों की है जो कभी सुलझ नहीं पाए। तो क्या आप तैयार हैं इस अनसुलझी पहेली का हिस्सा बनने के लिए? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान में गर्मी का मौसम अपने पूरे जोर पर था। जैसलमेर से करीब 40 किलोमीटर दूर बसा छोटा सा गांव भंवरा धूप में तप रहा था। हवा में रेत के महीन कण तैरते हुए हर चीज पर एक मटमैली परत जमा देते। यह साल था शायद 1998 या 99 का। मेरी गर्मियों की छुट्टियां थीं और मैं 10वीं कक्षा का छात्र था। ये मेरे जीवन का वो बेफिक्र दौर था जहां डर और जिज्ञासा का अजीबोगरीब मिश्रण हमेशा बना रहता था। हमारा पुश्तैनी घर गांव के बीचों बीच खड़ी एक विशाल बलुआ पत्थर की हवेली थी, जो इस तपिश में भी अपनी ठंडक बनाए हुए थी। उस हवेली की मोटी दीवारें दिन की भीषण गर्मी को बाहर ही रोक लेती थी। गांव में बिजली तो थी, पर उसका आना जाना अपनी मर्जी से होता रहता था। पूरा दिन तपती गर्मी में बीतता था और जबकि रातें गर्म दिनों के विपरीत ठंडी और गहरी खामोशी से भरी होती थी। ये खामोशी कभी कभी सुकून देती तो कभी एक अजीब सी दबी हुई घबराहट पैदा कर देती। इस हवेली के पिछवाड़े की तरफ एक कोना था जहां एक बड़ा सा कमरा स्थित था। ये कमरा हमेशा से ही हम बच्चों के लिए रहस्य और डर का प्रतीक रहा था। उसका भारी लकड़ी का दरवाजा, जिस पर जंग लगी कीलें और मोटे सरियों की कुंडियां लगी थीं, वो हमेशा बंद रहता था। बस कभी कभार ही वो खुलता जब बड़े लोग पुराना सामान रखने या निकालने जाते। अंदर टूटी हुई चारपाइयां, फटे पुराने बक्से, जंग खाए हुए बर्तन, धूल से ढके कपड़ों के ढेर और अन्य नाकारा सामान का अंबार लगा था। उस कमरे में हमेशा बासीपन और सीलन की गंध रहती थी। इस कमरे के बारे में दादी माँ का एक स्पष्ट और सख्त निर्देश था, बेटा, उस कमरे में शाम ढलने के बाद कभी मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है। उनकी आवाज में एक अटूट आग्रह और गंभीरता होती। एक बार जब मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा कि आखिर क्यों नहीं जाना चाहिए उस कमरे में, तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बस इतना कहा, पुरानी बातें हैं बच्चा, बहुत पुरानी और दुखद। तुम्हारे जानने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो, वहां जाना मना है, खासकर रात के वक्त। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। उनकी आंखों में छिपे डर ने मेरे मन में उस कमरे के प्रति एक गहरी श्रद्धा और भय का भाव भर दिया था। लेकिन जैसा कि हर बच्चे के साथ होता है, मेरे मन में भी डर के साथ साथ जिज्ञासा भी पनपने लगी। वो कमरा क्यों इतना खास था? उसमें क्या रहस्य छिपा था? और फिर वो दिन आया जब दादी माँ अपनी बहन के घर कुछ दिनों के लिए चली गईं। गर्मी से बेहाल हम कुछ दोस्त, रमेश, विजय, सुरेश और मैं हवेली के ठंडे बरामदे में बैठे आम के पेड़ की छाया का आनंद ले रहे थे। बातों बातों में पिछवाड़े के उस रहस्यमय कमरे का जिक्र हो ही गया। रमेश, जो हमेशा से ही सबसे ज्यादा शरारती और साहसी था, उछल पड़ा, अरे यार अनुज, इतना डर किस बात का? तुम्हारी दादी बस तुम्हें डराना चाहती हैं। हो सकता है वहां कोई पुराना खजाना छुपा हो, अंग्रेजों के जमाने का सोना चांदी। दिन में डरने की क्या बात है, चलो ना जरा देख कर आते हैं। उसकी बातों में दमदार जोश था। विजय और सुरेश भी हिचकिचाए, लेकिन रमेश के उत्साह और खजाने के लालच ने उन्हें भी मना लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दादी की चेतावनी कानों में गूंज रही थी, लेकिन दोस्तों के सामने डर दिखाने की शर्म और खुद की जिज्ञासा ने मुझे भी हाँ करने पर मजबूर कर दिया। दोपहर के करीब 2 बजे का समय था। बाहर तेज धूप थी, लेकिन उस कमरे की तरफ जाने वाला लंबा गलियारा, जिसकी खिड़कियां बंद थीं, वहां हमेशा की तरह ठंडा और अंधेरा था। धूप की एक भी किरण वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। हम चारों दबे पांव गलियारे से गुजरे। हवा में सिर्फ हमारे सांस लेने की आवाज और कदमों की हल्की खड़खड़ाहट थी। उस बंद कमरे का भारी दरवाजा हमारे सामने था। उस पर लगी लोहे की कुंडी बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी। रमेश ने हिम्मत दिखाई और उस कुंडी को हल्का सा खिसका दिया। जंग लगे कब्जों से एक तीखी चरमराहट की आवाज निकली, जो उस खाली गलियारे में गूंज उठी। हम सभी सहम गए। दरवाजा धीरे धीरे कर खुलने लगा। अंदर का नजारा उम्मीद से कहीं ज्यादा उदास और डरावना था। एक छोटी सी ऊंची खिड़की से
धूल भरी मटमैली रोशनी आ रही थी जिसमें हवा में तैरते धूल के कण नाच रहे थे। बासीपन और सड़न की गंध नाक में चुभ रही थी। सामान बेतरतीब ढंग से इधर उधर बिखरा पड़ा था। टूटी चारपाइयां जिनकी रस्सी ढीली होकर लटक रही थी, फटे पुराने बक्से, जंग खाए बर्तन और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें पहचानना भी मुश्किल था। अरे यार, यहाँ पे तो बस कबाड़ पड़ा है, रमेश ने जोर से कहा, शायद खुद के डर को दबाने के लिए। हम धीरे धीरे अंदर घुसे। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा रहा, बाहर निकलने का रास्ता साफ रखते हुए। विजय ने हौसला दिखाते हुए एक टूटी चारपाई को धक्का दिया। उसके हिलते ही चारपाई के नीचे से एक तीखी आवाज आई और तभी अचानक एक बड़ा सा काले रंग का चमगादड़ पूर्व से उड़कर हमारे सिर के ऊपर से होता हुआ खिड़की से बाहर निकल गया। उसे देखकर हम चारों एक साथ चीख पड़े। डर के मारे हमारे प्राण सूख गए। हम तुरंत मुड़े और दरवाजे की तरफ भागे, एक दूसरे को धक्का देते हुए। गलियारे से होते हुए हम तेजी से बरामदे तक दौड़े, जहां धूप और खुली हवा ने थोड़ी राहत दी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांस फूली हुई थी। देखा तुम लोग कैसे डर गए, रमेश हाफते हुए हंसा। हालांकि उसका चेहरा भी पीला पड़ा हुआ था। बस एक चमगादड़ था और कुछ नहीं था वहां। तुम्हारी दादी ने बस तुम्हें डराने के लिए बात बनाई थी। हम सब भी हंसने लगे। चमगादड़ के डर ने हमें शर्मिंदा कर दिया था। हमने सोचा, हाँ, शायद दादी माँ का डर सिर्फ हम बच्चों को उस कमरे से दूर रखने के लिए ही था। शायद वहां सच में कुछ नहीं था, सिवाय सिर्फ पुराना सामान और चमगादड़े के। डर धीरे धीरे कम हुआ और उसकी जगह एक हल्की सी बेवकूफी का एहसास हुआ कि हम एक साधारण चमगादड़ से इतना डर गए। हमने बाकी की दोपहर गप्पे मारते हुए, क्रिकेट खेलते हुए गुजार दी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, हवा में भी ठंडक बढ़ने लगी। मेरे दोस्त अपने अपने घर चले गए। रमेश जाते जाते मेरे कान में कह गया, कल फिर मिलते हैं और डरना मत। लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरा और हवेली में सन्नाटा छा गया, दोपहर का वो हल्का सा डर धीरे धीरे वापस लौटने लगा। मैंने जल्दी से खाना खाया। गर्मी के कारण मैंने अपनी चारपाई छत पर डालने का फैसला किया। चांदनी रात थी, आकाश साफ था और चांद की रोशनी में गांव की मिट्टी की छतें चांदी जैसी चमक रही थीं। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं चारपाई पर लेटा आसमान में तारों को देख रहा था। दिन भर की थकान और चमगादड़ की घटना के बाद का राहत भरा मजाक मेरे दिमाग से धीरे धीरे निकल रहा था। मैं गहरी नींद में सो गया, लेकिन आधी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा सारा हंसी मजाक, सारा तर्क और सारा साहस ध्वस्त कर दिया। उस रात जब भंवरा गांव गहरी नींद में डूबा था, हवेली की छत पर पसरी शांति अचानक टूट गई। एक हल्की सी आवाज ने मेरी नींद खोल दी। वो आवाज साफ नहीं थी, धीमी, दबी हुई, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सांस रोककर उस आवाज को ध्यान से सुना। ऐसा लग रहा था वो आवाज नीचे आंगन से आ रही है। मैंने खुद को दिलासा देते हुए सोचा, हो सकता है कि शायद कोई जानवर घुस आया होगा। हालांकि मेरे दिमाग में कहीं न कहीं ये बात जरूर घूम रही थी कि ये आवाज किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी इंसान जैसी लग रही थी। वो आवाज बेहद दर्द से भरी थी। मैं चारपाई से धीरे से उठा और छत के किनारे की ओर सरक कर नीचे आंगन में झांका। चांद की रोशनी ने पूरे आंगन को नहला रखा था। बलुआ पत्थर की जालियां जालीदार छायाएं बना रही थीं। सब कुछ स्पष्ट और खाली था, एकदम सुनसान। कोई हिलता डुलता नहीं दिखा। तभी वो आवाज फिर आई, लेकिन अब उसकी दिशा बदल चुकी थी। ये आवाज अब पिछवाड़े की तरफ से उसी कमरे के इलाके से आ रही थी, फुसफुसाहट जैसी, पर अब उसमें एक खुरदुरापन, एक कर्कशता आ गई थी, जैसे कोई अपना गला फाड़कर चीखना चाहता हो, मगर उसकी आवाज किसी अदृश्य शक्ति ने दबा रखी हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल छाती से बाहर निकलने को था, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरी आत्मा जानती थी ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। और फिर वो आवाज बदली। उस दबी हुई कर्कश फुसफुसाहट में अचानक शब्द उभरे, मेरे नाम के शब्द, अनुज, अनुज। ये साफ नहीं था, टूटा हुआ था, जैसे कोई बोलने की कोशिश कर रहा हो, जिसकी जीभ लड़खड़ा रही हो, लेकिन इतना स्पष्ट था कि पहचाना जा सके। वो मेरा ही नाम पुकार रहा था, अनुज। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ से होती हुई सिर तक दौड़ गई। पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैं छत के फर्श पर बैठ गया, पीठ को ठंडी दीवार से चिपका लिया, जैसे वही मेरी एकमात्र सुरक्षा हो। पसीना बर्फ की तरह ठंडा होकर बहने लगा, मगर वो आवाज बंद नहीं हुई। वो अब भी लगातार मेरा नाम पुकार रही थी, कभी फुसफुसाहट में,
कभी उस कर्कश गुस्से में डूबी हुई। और फिर एक और आवाज आई। वो भारी लकड़ी के दरवाजे की आवाज थी। वही दरवाजा जिसे हमने दोपहर में मुश्किल से खोला था और जिसे बाद में सबके जाने के बाद मैं खुद कुंडी लगाकर बंद कराया था। मैंने झिझकते हुए, डरते हुए छत के किनारे से झांका। चांदनी सीधे पिछवाड़े के आंगन में पड़ रही थी और वहां वो कमरे का भारी दरवाजा धीरे धीरे बिना किसी हाथ के खुद ब खुद खुल रहा था। जंग लगे कब्जों की वही तीखी चरचराहट हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से खींच रही हो। मेरी सांसें रुक गईं। खुले दरवाजे के पीछे गहरा, निगल जाने वाला अंधेरा था। उसी अंधेरे का गर्भगृह, और फिर उसी अंधेरे के बीचों बीच एक आकृति उभरी। वो इंसानी थी शायद, मगर मैं यकीन से नहीं कह सकता। लेकिन बेहद पतली, लंबी और धुंधली, जैसे कालिख और धुएं से बनी कोई छाया। उसका कोई स्पष्ट चेहरा नहीं दिख रहा था, बस अंधेरे का एक गहरा धब्बा। उसके सिर का हिस्सा थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन जो चीज मेरी नजरों में चुभ गई वो थी उसके हाथ। वे नीचे की ओर लटके हुए थे, अस्वाभाविक रूप से लंबे, और उनके सिरों पर नाखून, लंबे, पतले, किसी पीले सफेद धातु जैसे चमकते हुए नाखून। चांद की रोशनी उन पर पड़ रही थी, जिससे वे हल्के से झिलमिला रहे थे। मेरा गला सूख गया। चीखने की सारी हिम्मत जैसे सोख ली गई हो। उस आकृति ने दरवाजे के बाहर आंगन में एक कदम बढ़ाया। उसके पैरों से कोई आवाज नहीं आई। वो चुपचाप, धीरे धीरे सीधे छत की तरफ, यानी मेरी तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें मेरे डर को, मेरी मौजूदगी को महसूस कर रही है। उसके उन चमकते नाखूनों ने मेरी आत्मा तक को कपा दिया था। वो दूसरा कदम बढ़ाने ही वाली थी कि दूर से, गांव के किनारे से किसी कुत्ते का जोरदार गुस्सैल भौंकना सुनाई दिया। उस भौंकने की आवाज से वो आकृति अचानक ठिठक गई। उसका झुका हुआ सिर धीरे धीरे उस दिशा में घूमा जिधर से भौंकने की आवाज आ रही थी। फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। वो धीरे धीरे वापस मुड़ी। उसी धीमी, खामोश चाल से वो पीछे हटने लगी, उसी खुले दरवाजे की ओर जहां से वो आई थी। वो उस अंधेरे कमरे में समाती चली गई और देखते ही देखते वो गायब हो गई। और फिर बिना किसी हाथ के वो भारी लकड़ी का दरवाजा फिर से चरचराते हुए धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो गया। लेकिन मेरी जकड़न नहीं टूटी। मैं वहीं छत के फर्श पर पड़ा रहा, कांपता हुआ। आंखें उस बंद दरवाजे पर गड़ी हुई थीं। मन में बार बार वही धुंधली आकृति और चमकते नाखून घूम रहे थे। उस अंधेरी रात में चांद की चांदनी भी अब ठंडी और बेरहम लगने लगी थी। हर परछाई खतरनाक लग रही थी। मैं नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सुबह का इंतजार करते हुए मैं छत पर ही सिकुड़ा पड़ा रहा, हर पल ये सोचकर कि कहीं वो दरवाजा फिर से न खुल जाए। कोई रात कितनी लंबी हो सकती थी ये तब पता चला जब क्षितिज पर पहली लालिमा फूटी और पक्षियों की चहचहाहट शुरू हुई। मेरी आंखों में एक पल के लिए भी नींद नहीं आई थी। जैसे ही घर में हलचल शुरू हुई, माँ के चूल्हे की आवाज में सीढ़ियों से नीचे उतरा। पैर लड़खड़ा रहे थे। चेहरा जरूर देखने लायक रहा होगा, क्योंकि माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, बीमार लग रहे हो? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजरें सीधी दादी माँ के कमरे की तरफ थीं, जो कल रात लौट आई थीं। मैं उनके पास जाके खड़ा हो गया। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और तुरंत समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। दादी मेरी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हकलाते हुए, रोते हुए पूरी रात की भयावह घटना सुनाने लगा। वो डरावनी आवाजें, उस आकृति द्वारा अपना नाम पुकारा जाना, दरवाजा खुद खुलना, वो धुंधली आकृति, उसके चमकते नाखून, उसकी बिना आवाज की चाल और कुत्ते के भौंकने पर उसका गायब होना। मैं जैसे जैसे बोलता गया, दादी माँ का चेहरा पीला पड़ता गया। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द और पुराने डर की छाया उभर आई। जब मैंने पूरी घटना बता दी तो वो काफी देर तक चुप रहीं, जैसे साहस जुटा रही हूं। फिर उन्होंने एक गहरी, कांपती हुई सांस ली और मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उनकी उंगलियां ठंडी थीं। बेटा, अनुज, उनकी आवाज धीमी और भारी थी, वो जो तुमने देखा, वो शायद वो बेचारी है। बहुत बरस पहले, तब मैं भी तुम्हारी उम्र की ही रही होंगी। इसी हवेली में एक नौकरानी थी, कमला, बहुत मेहनती और शांत स्वभाव की। लेकिन उसका पति, वो बहुत जालिम, शराबी और हिंसक था। एक रात उन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर उस पापी ने उसे उसी पिछवाड़े के कमरे में धकेल दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दादी माँ की आवाज और भी धीमी हो गई, जैसे उन्हें उस नौकरानी की
कहानी सुनाने में डर लग रहा हो। वहां अंधेरा था, ठंड थी। वो बेचारी मदद के लिए चिल्लाई, रोई। दरवाजा खटखटाया। कहते हैं उसने अपने ही नाखूनों से लकड़ी के दरवाजे को खरोंच डाला था ताकि कोई आवाज सुनकर आए। लेकिन उस रात तूफान आया था, हवा चल रही थी। उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी और उसके उसी पति ने नशे में धुत अंदर जाकर उसकी हत्या कर दी। एक सन्नाटा छा गया। मैं स्तब्ध था। दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटकती है बेटा। वो शांति चाहती है, पर उसका दर्द, उसका गुस्सा, उसके साथ हुआ जुल्म वो उसे बांधे रखता है। वो खासकर उन पर नाराज रहती है जो उसकी जगह में बिना वजह घुस जाते हैं, उसकी यादों को परेशान करते हैं। शायद तुम लोगों का दोपहर में वहां जाना उसे अच्छा नहीं लगा। वो तुम्हें चेतावनी दे रही थी या शायद अपना दर्द बता रही थी। वो चमकते नाखून, वो उसी रात के उसके खरोचे हुए नाखूनों की याद दिलाते हैं। उस दिन के बाद मेरे लिए वो हवेली कभी वैसी नहीं रही। पिछवाड़े का वो कमरा हमेशा के लिए बंद हो गया। दादी माँ ने गांव के एक पुराने पंडित जी को बुलवाया। उन्होंने उस कमरे के बाहर कुछ पूजा पाठ किया, कुछ मंत्र पढ़े, कुछ फूल और हल्दी चढ़ाई। लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना है कि कभी कभी, खासकर तेज हवा चलने वाली रातों में, उस कमरे की तरफ से फुसफुसाहट या रोने जैसी आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उस खाली कमरे की ऊंची खिड़की से कभी कभी रात के अंधेरे में किसी के लंबे स्याह बाल नीचे लटकते हुए दिख जाते हैं जो हवा के झोंकों से हिलते हैं। वो कमरा आज भी बंद पड़ा है। उस भारी लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगी कुंडी आज भी जस की तस है। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता और मैंने उस तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि कुछ चेतावनियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ डर सिर्फ बचकानी कल्पना नहीं होते। कभी कभी पुरानी दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे इतिहास के सबसे कड़वे और दर्दनाक सच दफन होते हैं, जो समय के साथ धुंधले नहीं पड़ते बल्कि और भी गहरे और भी भयानक होकर वापस लौट आते हैं। राजस्थान की रेत में दफन कहानियां कभी मरती नहीं, वे सिर्फ इंतजार करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ये कहानी आपको? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई डरावनी जगह है जिसके बारे में आप जानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ग्रेवयार्ड वॉइसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।